हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक और चैप्टर की और उसको फाइनल टच देते हैं। फाइनल टच मतलब बोर्ड की तैयारी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। और चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर को हमने NCERT क्लास 10 से बहुत डिटेल से चैप्टर पढ़ाया है और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा करके। अगर वो चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वैसे वो बहुत पहले देख लेना चाहिए था, लेकिन चलो नहीं देखा है तो डिटेल अगर देखना चाहते हो डिटेल से जो पढ़ाया गया है तो उस चैप्टर का पूरा जो वीडियोस हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और इन वीडियोज़ के अंदर क्योंकि ये फाइनल टच वीडियो है, फाइनल टच का मतलब हम सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और बहुत तेज़ी से बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएँ, सिर्फ वही क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे कि इस चैप्टर के अंदर पहले थोड़ी सी हम योजना आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मेनली 3 पॉइंट बनते हैं आपके पास। जैसे नंबर 1 सबसे पहला जो बनता है वो बनता है आपके पास में ठोसों के संयोजन का संयोजन है ना। संयोजन में अभी बताते हैं, वैसे पता भी होगा जिन बच्चों ने चैप्टर किया है। संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, तथा आयतन, इस पर आधारित सवाल आते हैं आपके। एक पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का बनता है ठोस मतलब वही घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, यही ठोस आकृतियां होती हैं जिन आकृतियों को हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। उन्हीं के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है, और इस पर आधारित सवालों को करेंगे और उनके आयतन की बात करेंगे। संयोजन का मतलब है कि जब ठोसों के संयोजन का मतलब यह है कि जब एक आकृति आपको ऐसी मिल जाए जिसके अंदर जो दो या दो से अधिक ठोस जुड़े हों। जैसे मैं सपोज कर लो मेरे पास में ये बेलन है और इस बेलन के ऊपर हमने क्या करा, एक शंकु रख दिया है। तो ये एक नई आकृति बनी है। इसको ना तो पूरा ठोस के ये जो ठोस आकृति बनी है ये बेलन और शंकु से मिलकर बनी है। तो अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जानकारी लेनी है, सवाल करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसके और इसके फॉर्मूलेज आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर रहेगा मेरे भाई वो रहेगा आपके पास में ठोसों का रूपांतरण। एक सवाल आपने पढ़े होंगे, ठोसों का रूपांतरण ये क्या है? ठोसों का रूपांतरण क्या है अभी बताते हैं। रूपांतरण, ठीक है नहीं। ठोसों के रूपांतरण का मतलब ये है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक मेरे पास में गोला है, ठीक है, और इसको पिघला दिया मैंने। इसको क्या कर दिया? पिघला दिया। और पिघलाने के बाद में मैंने इससे घनाभ बना लिया। ये गोला है, इस गोले को गोला है, उस गोले को पिघलाने पर है ना, पिघलाने पर को दूसरे आकृति दे दी। जैसे मैंने इसको घनाभ बना दिया। क्या बना दिया मैंने? इसको घनाभ बना दिया, ठीक है आपके पास में। तो क्लियर है बात? तो ये होता है ठोसों का रूपांतरण। इस पे भी कुछ सवाल आपके होंगे। वो कोई भी ठोस हो सकता है, घनाभ से हम गोला भी बना सकते हैं, वो पिघलाने के बाद है। ये तो फैक्ट्रियों का काम है, लेकिन हम लोगों को सवाल करने हैं। और सवाल कैसे करने हैं? ठोसों के रूपांतरण के अंदर जो भी सवाल आएंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट बनता है बेटा वो बनता है आपके पास में, वो बनता है शंकु का छिन्नक। बड़ी अच्छे से डिटेल से हमने पढ़ाया है ये शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फ्रस्टम ऑफ कोन यानी कि शंकु का छिन्नक, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो शंकु के छिन्नक संबंधित जितने सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो इस वीडियो में आएंगे और या फिर आने वाली वीडियो के अंदर आएंगे जब भी ये टॉपिक डिस्कस होगा। कहने की बात ये है। तो 3 टॉपिक बस इस चैप्टर के अंदर रहेंगे। हमारी योजना ये है कि इस टॉपिक के तीनों टॉपिक को कवर किया जाए और तब जाके हम लोग आश्वस्त हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, सहूलियत के लिहाज से वैसे नॉर्मली हमने जब NCERT का चैप्टर आपको कराया था मेरे भाई, तो हमने ये फर्स्ट टॉपिक पहले ही नंबर पे कराया था और रूपांतरण कराया था, इसी क्रम में करवाया था हमने, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा सहूलियत के लिहाज से हम लोग सबसे पहले इस वाले पोर्शन को उठाएंगे, सेकंड वाले पोर्शन को उठाएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है।
इसको मैं रफ कर रहा हूं और मैं अब सबसे पहले हम लोग उन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे, बाकी तीनों टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 बना लेते हैं उसी को, ठोसों का रूपांतरण। ठोसों का रूपांतरण, क्योंकि इस पे सवाल मैंने बहुत सर्च कर लिए हैं और अच्छे अच्छे सवाल, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पे मैंने सर्च कर लिए जो बोर्ड में आने लायक हैं। इस पे बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है फॉर्मूलोज को लेकर के? फॉर्मूले आपको क्लियर हैं, ठीक है? क्योंकि अगर फॉर्मूले अच्छे से आपको पता नहीं है, फॉर्मूले मतलब जैसे आपको सबसे पहली आकृति हमारा घनाभ बनता है ना? क्या बनता है? घनाभ, ये तो बनता है सबसे पहले घनाभ। तो घनाभ के संबंध में हम दो तरीके के फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का पृष्ठ, ये करेंगे पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो ये पढ़ते हैं मेरे भाई, और एक हम पढ़ते हैं घनाभ का आयतन। तो इसी तरीके से दो दो चीजें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं और घनाभ का आयतन। इसी तरीके से हम हर एक आकृति को लेकर के चीजें पढ़ते हैं, है ना? तो क्या फॉर्मूले रिपीट कराया जाए? क्या करा देते हैं। जिन बच्चों को फॉर्मूले अच्छे से क्लियर है तो वो इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर दें, तेजी से देख के निकल जाए, वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले अगर रिपीट हो जाएंगे तो शायद आपको भी मदद मिल जाएगी। तो मैं एक बार फॉर्मूले अच्छे से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पीड वीडियो भी तेज करके आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने पहले ये चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जरूरी बातें हैं, ताकि क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ, इसको अभी हटा देते हैं, कहने की बात यह है। और फॉर्मूलों को मैं एक टेबल के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं यहाँ, तो मैं किसी ठोस का नाम लिखूंगा, जो ठोस की बात करूंगा मैं, ठीक है मेरे भाई, इसमें ठोस का नाम आ जाएगा इस वाले कॉलम में। और अच्छे से बात करते हैं थोड़ी देर, आप लोग इसको बड़ा आश्वस्त होकर देखें और चीजें आपको और भी सीखने को मिलेंगी। और यहां पर दूसरे नंबर पे मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करूंगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। एक और मजेदार बात है, वो भी धीरे धीरे आएगी। और दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इसके आयतन की, ठीक है, किसकी बात करेंगे? आयतन की। और बेटा तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, चलो इसका चित्र बना लेते हैं ताकि आपको उसकी पहचान भी हो जाए अच्छे से कि ये दिखता कैसे है। तो ये 4 कॉलम है हमारे, और चारों कॉलम में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम बात करता हूं नंबर 1, जो मेरी आकृति है, ठोस आकृति, और वो होती है घनाभ। क्या होती है? घनाभ, अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं। और क्यूबॉइड के अंदर हम लोग अगर बात करें तो क्यूबॉइड का जो चित्र होता है, चित्र वैसे शुरुआत में ही लिखना चाहिए था मेरे को, ऐसे ही कर लेते हैं, है ना? हम लोग चित्र शुरू में बना लेते हैं ताकि आपको यहां से उधर से मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। फिर इस चित्र की जगह हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं चीज़ों को, टेबल को। हमारी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, क्या दिक्कत है, चेंज हो सकती हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चित्र के लिए जगह ज़्यादा नहीं होगी क्या? चित्र के लिए जगह ज़्यादा हो गई, लिखा पढ़ी के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, चित्र के लिए कम जगह चाहिए। तो इसके लिए इतनी जगह बहुत है इधर की तरफ, है ना? और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज़्यादा चाहिए जगह, आयतन को थोड़ी कम चाहिए, और कुछ बातें और डिस्कस करनी है मुझे, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह और चाहिए। स्पीड तेज कर लें अगर बोर हो रहे तो भाई आप लोग तो, लेकिन मुझे, मेरी मजबूरी है, मैं इसी स्पीड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जिनको चीज़ें थोड़ी सी ढीली लगती है। चलिए घनाभ की बात करें, यहाँ पे चित्र की बात करेंगे कि चित्र कैसा होता है, इसका आकृति कैसी होती है। देन उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे पृष्ठ डिस्कस करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ फालतू की बातें करनी रही तो इस बोर्ड के इस हिस्से में उन बातों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब घनाभ का जो चित्र होता है बेसिकली आप सभी को पता है, और हमने बहुत बार बनाया भी है, ऐसा चित्र होता है ना? आप लोगों ने जब चैप्टर किया होगा तो ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें इसकी जो भुजाएं हैं वो लंबाई L होती है, चौड़ाई B होती है, ऊंचाई H होती है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, शॉर्टकट में थोड़ा लिख दूंगा मैं, वो होता है 2 × LB प्लस, तो LB प्लस BH,
है ना, एल बी प्लस बी एच आपके पास में बी एच प्लस एच एल, तो ये आपके पास में होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ओके। और इसके बाद में जो इसका आयतन होता है, आयतन होता है मेरे भाई, आयतन यानी कि वॉल्यूम, वो आपके पास में होता है इसका एल बी एच। क्या होता है? एल बी एच। ओके, तो अब इतनी बात करने के बाद में ये तो रही कहानी, इसके से ज्यादा कुछ बातचीत हम इसके अंदर करेंगे नहीं, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। और उसके बाद है हमारी दूसरी आकृति, दूसरी आकृति वो होती है घन, और घन इसी का भाई होता है, घन मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है ना। आपके पास में ऐसा चित्र देखने को मिलता है आपको। सपोज कर लो इसकी ये सारी भुजाएं ए हैं, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा, पृष्ठीय सरफेस एरिया जो बनेगा, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 6a²। आप रख भी सकते हैं, ये आपको पता है। अच्छा एक बात और, इसका जो मात्रक रहेगा वो वर्ग इकाई रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक जो रहता है मैं यहीं पे लिख देता हूं ऊपर, ये वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब समझते हो बेटा? वर्ग इकाई का मतलब सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, तो ऊपर से ही समझ लेंगे। और आयतन को समझ लेंगे घन इकाई, घन इकाई, घन इकाई आपको पता है, जो बच्चे पढ़ने वाले उनको चीजें ये पता है, आसानी से वो जानते हैं इन चीजों को। ओके, तो अब इसका जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, यहां लिख लो पूरा। आयतन जो होता है इसका, तो आयतन हमने बता दिया एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका जो आयतन होता है बेटा वो होता है आपके पास में 1/3, 1/3। तीसरी बात, आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा इन चीजों को लेकर के, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा तो कर ही रहे हो। तीसरा जो हमारी आकृति आती है बेटा, और वो है हमारी आकृति बेलन। क्या होती है? बेलन। और बेलन की सिलेंडर जो होता है उसकी आकृति होती है अमूमन इस तरीके से देखने लायक। ठीक है आपके पास में, ठीक है ना? ओके, अब मेन बात यह है कि यार ध्यान रखना कि इसके आधार की त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आधार की त्रिज्या जो होती है ये आर है। आधार ये होता है ना, बेलन का आधार तो वर्गाकारी सॉरी वृत्ताकार होता है ना, नीचे से उसकी त्रिज्या आर होगी, है ना। तो आधार की त्रिज्या यहां लिख भी सकता हूं मैं, आधार की त्रिज्या, है ना। आधार की त्रिज्या जो है वो तो कितनी है, अगर नहीं दिख रही किसी को, वो आर ले रहे हैं हम, ऊंचाई इसकी हम एच ले रहे हैं। इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। तो बेटे एक बात सुनो, अच्छा अब ध्यान दो, मेरी बात बहुत जरूरी बात है। इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही था, इसका भी एक ही था, लेकिन इस तरीके की जो आकृतियां आती हैं ना उसके अंदर दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। एक होता है नंबर एक होता है वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज तो ये होती है मेरे भाई, ओके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरी होती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, है ना आपके पास में क्षेत्रफल। ये दो चीजें होती हैं। अब बहुत बच्चों को नॉलेज है, मुझे जानता हूं आपने पढ़ा है चैप्टर, जिन बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है तो अब थोड़ी सी बात करते हैं। देखो जो तल होते हैं ना, किसी भी वस्तु के तल जो होते हैं भाई, आपके पास में कोई भी ठोस वस्तु है तो उसके तल होंगे, प्लेन होंगे, है ना आपके पास में। तो वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है, देखो एक तो होता है समतल, एक तो होता है समतल, ठीक है। जो तल होते हैं, सरफेस, मैं गलत लिख रहा हूं, तल को कहते हैं सरफेस। क्या कहते हैं? सरफेस। जो सरफेस होती हैं दो टाइप की होती है, एक तो होती है समतल यानी कि प्लेन, ठीक है, एक होती है प्लेन, एक होती है घुमावदार, घुमावदार, है ना। ये तो देसी भाषा में कह दिया घुमावदार, गणित भाषा में इसको वक्र कहेंगे, वक्राकार, 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 है ना, वक्राकार, ठीक है, वक्राकार, या अंग्रेजी में से कर्व्ड कहेंगे, कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड सरफेस आपके पास में। ये चीज आपने बहुत छोटी क्लास में सीखी थी, कक्षा मुझे याद है जब मैंने पढ़ाया था, तो मतलब मैं पढ़ाता यूं नॉर्मली, तो ये लगभग क्लास 6 की बात है। हम लोग वस्तुओं के तल देखते हैं और उन तलों के बारे में जानकारी लेते हैं। जरा एक थोड़ी सी बात आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, एक मिनट रुक जाओ। देखो मेरे पास एक बेलन है, ये बेलन है, देखिए बेलन है, दिख रहा है आप लोगों को। इसमें दो तरीके के तल हैं। एक अगर इधर से देखोगे तो ये तो आपके पास में एक वृत्ताकार तल है, ये तो प्लेन है ना बिल्कुल, ये इसकी आधार की त्रिज्या है जो आर मैंने लिखी है यहाँ पे, है ना, दिख रही है।
एक तल तो ये है इधर की तरफ, ये समतल है, ये वाला तल समतल हो गया, ये वाला। इसका भाई बिल्कुल जुड़वा भाई इधर की तरफ भी होगा, वो भी समतल ही होगा। इसका मतलब इसके अंदर दो समतल होते हैं, इसके अंदर दो समतल होते हैं बेलन के अंदर। लेकिन जो घुमावदार बाहर वाला हिस्सा जिस पर ये वाला, ये बेलन का ये वाला हिस्सा जो अराउंड ये पूरा का पूरा इसकी चारों तरफ, ये होता है आपका वक्राकार, ठीक है, कर्व्ड है ना आपके पास में। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इस घुमावदार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है नॉर्मली, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h। जहां पर r मेरे भाई क्या होता है, r इस बेलन के आधार की त्रिज्या होती है, इतना कंफर्म हो गया। h इस ये वाली होती है, h इसका ऊंचाई होती है, ये वाली h यानी कि बेलन की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसका कुल पृष्ठ कितना बन जाएगा, फिर इन दोनों समतलों को भी तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके देखो इसके दो पृष्ठ अलग से होंगे ना, एक गोला ऊपर की तरफ होगा, एक गोला नीचे की तरफ होगा। आधार की त्रिज्या r मानी है तो ऊपर की भी त्रिज्या r ही होगी, तो इसका क्षेत्रफल πr² होगा, नहीं होगा, इसका भी तो πr² होगा, है ना। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इन दोनों का क्षेत्रफल टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 2πr²। तो अगर वक्र पृष्ठ के अंदर 2πr/h के अंदर हम लोग 2πr² जोड़ देते हैं तो हमारा इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और NCERT में जैसे हमने पढ़ाया था उससे थोड़ा का लिंक जोड़ा जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व, ठीक है नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया, इस वाले को, ऊपर वाले को कहते हैं। और शॉर्टकट में इसको कहते हैं CSA। कुछ याद आया? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA। जरा कैमरे में देख लो, चीजें दिख रही नहीं दिख रही अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है यार, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें इसको कहते हैं इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कुल है ना, टोटल, टोटल है ना, टोटल, ठीक है नहीं, सरफेस एरिया, और वो होगा आपके पास में, उसको शॉर्टकट में कहेंगे TSA। तो CSA TSA समझ में आया। अब अगले आने वाली आकृतियों में भी मैं चीजें यूज करूंगा, TSA CSA क्या है, बस, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब उसके बाद में इसका जो मेरे भाई आयतन होता है, आयतन जो होता है इसका बेलन का, वो मेरे पास होता है 1/3 πr²h, और घन इकाई में इसका मात्रक रहता है। ओके, इतना कंफर्म हो गया। तो ये रहे फॉर्मूले हमारे पास पहली तीन आकृतियों को। एक आकृति और आती है नंबर 4 पर, और वह आकृति होती है हमारी शंकु। अच्छा, इसको ना लंबवृत्तीय बेलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन का मतलब है ये एंगल जो है सीधा होगा, ये 90 का होगा, ये लंबवृत्तीय बेलन है। लंबवृत्तीय बेलन ये आपके कोर्स में डिस्कस करना है। ऐसे लंबवृत्तीय शंकु है, उसको शंकु कहो, लंबवृत्तीय, ठीक है नहीं, आपके पास में शंकु, अंग्रेजी में कहते हैं कोन। उसकी आकृति ऐसी होती है जैसे आप आइसक्रीम खाते हो बाजार में जाके, ये वाली, नीचे से भी ये गोल होगा। अमूमन आइसक्रीम देखिए कोन, वही कोन है ये, है ना। इसमें तीन चीजें होती हैं, आधार की त्रिज्या r होती है, ये वाली आपके पास में, इसकी ऊंचाई h होती है, और ये वाली जो साइड होती है तिर्यक ऊंचाई l होती है। तो अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा जो इसका CS से होता है, क्योंकि इसके अंदर भी दो पृष्ठ होते हैं, घुमावदार भी होगा और समतल भी होगा। तो इसका जो CS से होता है वो होता है πrl। क्या होता है? πrl। लेकिन इसका जो TS से होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला एरिया, वो होता है πrl में ना, इसके आधार कैसा होगा, इसका आधार कैसा होगा, गोल होगा ना, उस गोल का भी अगर क्षेत्रफल ले ले, और वो कितना होता है πr²। तो अगर मैं πr² इसमें ऐड कर देता हूं तो मेरा इसका आ जाता है TS से। इसका जो आयतन मेरे भाई रहेगा, आयतन जो रहेगा वो रहेगा आपके पास में, अच्छा सॉरी, बेलन का जो आयतन होता है वो πr²h होता है, 1/3 नहीं होता है, बड़े गलतियां कर रहे हैं हम लोग। इसका जो आयतन होगा वो होगा 1/3 πr²h, ठीक है। तो ये चीज आपको जान लेनी है। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जगह नहीं बच रही, तो L जो निकालते हैं हम, निकालते हैं √h² + r² से। ये भी बहुत बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ही निकल के आता है कि L² अगर ये निकालना पड़ जाए कभी, तो वो त्रिज्या का स्क्वायर प्लस h² के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम आसानी से, ठीक है।
4 आकृतियां होगी, कुछ आकृतियां और हैं ताकि क्वेश्चंस आपके कवर हों सारे, कोई चीजें ऐसी ना हो जो ना पढ़ाई गई हों। तो जरा इसको अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। मैं अगली आकृतियों को बढ़ता हूँ, आगे भी ठीक ठाक चीजें और भी हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और इसकी जगह मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दूसरी आकृति। वो कौन सी आकृति होती है, आप सभी को पता है, गोला। क्या होना, गोला। ठीक है, इसको भी हटा दो यार, क्या दिक्कत है। तो आई थिंक 5वीं जो आकृति आएगी हमारी ठोस आकृति, वो होता है गोला। और गोला आपको पता ही है, ठोस गोला। ठोस गोले के अंदर अगर इस गोले की आकृति ऐसी होती है, उसकी त्रिज्या हमारी r होती है। वृत्त नहीं है ये, 2D फिगर की वजह से ये 3D फिगर होती है। 3D का मतलब है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, सीधी बात, तीनों चीजें होंगी, और इस पे ये वृत्त ही दिखाई देगा आपको r। ठीक, आपके पास में। तो गोले के अंदर जो पृष्ठ होता है केवल एक ही पृष्ठ होता है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा पृष्ठ जो है वो घुमावदारी होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर केवल वक्र पृष्ठ होता है, कर्व्ड एरिया ही होता है। तो हम केवल इसको कह देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ ही होता है, बस फालतू चीजें होती नहीं है। वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का, ये गोले का। और इसका जो आयतन होता है वो आप लोगों को पता है। आयतन जो होता है मेरे भाई वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर जो है इसकी त्रिज्या है। चलिए फटाफट छठे पे चलते हैं। छठा जो हमारी आकृति आती है, बस मेनली तो यही है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें और हैं आपको जो बताना जरूरी है। एक होता है आपका, चलो एक और डिस्कस करते हैं, अर्धगोला। क्या डिस्कस करते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि इस गोले को आधा काट दिया जाए तो आधा ऐसे कट जाएगा, ये ऐसा बचेगा। लेकिन अब इसके अंदर दो एरिया, दो हमारे पास में इसके अंदर 2 पृष्ठ बनेंगे। एक तो बनेगा वक्र पृष्ठ, एक बनेगा वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आपके पास में, क्योंकि अब इसके अंदर आप खुद ही महसूस करके देखो, जब गोले को बीच से काट दोगे तो उसमें दोनों तरीके के पृष्ठ आ जाएंगे। ऊपर की तरफ समतल भी आ जाएगा और एक घुमावदार भी आ जाएगा, वक्र भी आ जाएगा। तो वक्र और समतल दोनों मिलकर के अलग अलग क्षेत्रफल देंगे। तो यानी कहने की बात है, ये होगा हमारे पास में, इसका आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको, यानी कि इसका जो ये क्या था, CS से था, ये क्या था, CS से आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें इसका TS से निकालना पड़े, TS से टोटल सरफेस एरिया, जो हमने डिस्कस अभी किया था, तो उसमें ऊपर वाला क्षेत्रफल जो ऊपर वर्ताकार दिख रहा है वो भी जुड़ जाएगा। तो और उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको कह देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास में TS से, किसका, अर्धगोले के TS से का। ठीक है, अर्धगोले के TS से का आपके पास में। ठीक है, और इसका जो आयतन होता है वो बेसिकली, आयतन जो होता है, आयतन इसका आधा हो जाएगा। आयतन जो रहेगा वो आ जाएगा 2/3, आधा गोला हो गया ना, पाई आर क्यूब। अच्छा, आयतन से समझते हो ना, आयतन का मतलब होता है कि उसके अंदर कितना द्रव्य, यानी कितना द्रव्य है, कितना पदार्थ है। या अगर ये कहा जाए कि किसी बेलन के अंदर जितना पानी आता है वो उसका आयतन है, सीधी बात है। किसी गोले के अंदर कितना पानी भर, मतलब हो सकता है, तो वो उसका आयतन बनेगा। ठीक है, तो अब एक आकृति और बचती है जो क्वेश्चंस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इनको मैं हटा रहा हूं, साथ साथ आप लोग इन चीजों को नोट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा ही हटा दे रहा हूं यार, अब है ना आपके पास में, क्योंकि बेसिक चीजें समझा देंगे तो क्वेश्चंस में आसानी रहेगी। बेसिक चीजें नहीं समझोगे तो फिर हवा में चीजें निकल जाएंगी सारी की सारी, मजा नहीं आएगा ना फिर। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और बनती है हमारे पास, वो है खोखला बेलन। 7वें नंबर पे आता है खोखला लंबवर्तीय बेलन। खोखला, खोखला है ना, खोखला, ठीक है, नहीं, खोखला बेलन। खोखले बेलन से क्या संबंधित है, अगर दिमाग में रखा जाए, खोखला बेलन मतलब, खोखला बेलन मतलब आपके अंदर एक बेलन ऐसा है, एक बेलन ऐसा है, ये वाला बेलन। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी मगर मोटी बातें थोड़ी सी डिस्कस करनी है हमें। ये बाहर से दिखने वाली शेप है इसकी, बेलन की, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बेटा एक हिस्सा अंदर से खोखला है, यानी कि एक खाली बेलन इसके अंदर इस तरीके से है। या ये भी कह सकते हैं मेरे भाई, हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि इसके अंदर एक खोखला, मतलब एक बेलन और आकृति बनाए। या फिर ये देखिए, यानी कि ये जो है, ये जो इसकी ये दिख रही है, ये चौड़ाई है, मोटाई है, इसकी चादर है, यानी कि इसका जो है
जो लोहा, जो मेटल या फिर जो भी ठोस पदार्थ लगा है जिससे बना है, उस कुछ मोटी परत है ये इस तरीके से आपके पास में। उदाहरण के तौर पे अगर आपके घरों में जैसे वो कूटने वाला होता है ना, वैसे तो वो उसकी शेप तो ऐसी होती है, बाल्टी जैसी ऐसे है ना आपके पास में, शंकु की छिन्नी जैसी। लेकिन इसको अगर सीधा कर दिया जाए, मॉम जिस्ता जिसको बोल देते हैं कई बार, ये सीधा अगर हो तो उसमें देखते हो कि लोहे की कुछ मोटी परत होती है ना आपके पास में। तो ये एक खोखला बेलन के तरीके से है अगर वो सीधा है तो, नहीं तो बिल्कुल ठीक है आपके पास में। ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इसके अंदर एक ध्यान रखना, जो बाहरी त्रिज्या है, बाहर की जो त्रिज्या है उसको हम कैपिटल आर बोल दे रहे हैं, बाहरी त्रिज्या। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को तो मैं बेटा कह देता हूँ कैपिटल आर, और आंतरिक त्रिज्या जो है, आंतरिक त्रिज्या जो है, आंतरिक त्रिज्या उसको बेटा मैं कह देता हूँ स्मॉल आर। तो अब इसके भी पृष्ठ क्या क्या बनेंगे, देखिए आप सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप सोचिएगा, इसके भी दो पृष्ठ होंगे। एक तो आपके पास में होगा कितना, एक तो होगा इसका वक्र पृष्ठ, एक होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, है ना। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या रहेगा, आप अगर महसूस करें वक्र पृष्ठ क्या रहेगा, देखो सोच लो थोड़ी सी बात। वक्र पृष्ठ के अंदर हमारे पास इसके अंदर कितने घुमावदार पृष्ठ होंगे। एक तो आपके पास में होगा, बाहर है ही है जहां पर वो दिख रहा है वो हमें, एक अंदर की तरफ भी तो होगा, और अंदर की तरफ का वक्र पृष्ठ कितना होगा, जितना अंदर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। दो बेलन मान सकते हैं ना इसके अंदर, एक अंदर एक बाहर। तो बाहर वाले का मैं सी एस से लिख रहा हूँ, देखो टोटल सी एस से लिख रहा हूँ वक्र पृष्ठ। तो जो सी एस से बनेगा, बाहर वाले का क्या बनेगा, बाहर वाले का बनेगा आपके पास में 2 पाई आर, 2 पाई आपके पास में आर एच, आर आएगा कैपिटल आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है ना आपके पास में 2 पाई आर एच। इसमें लेकिन जुड़ जाएगा अंदर वाले का, वो होगा 2 पाई। अच्छा, इसमें बाहर वाले की त्रिज्या हमने मान रखी ना कैपिटल आर है, इसलिए हमने इसमें कैपिटल आर इस्तेमाल किया। फिर होगा 2 पाई स्मॉल आर एच। अब इसमें से अगर कॉमन निकाल लूं मैं 2 पाई एच, तो अंदर बचेगा एच प्लस आर। तो बेटे ये होगा सी एस से खोखले बेलन का, किसका, खोखले बेलन का। आप कहोगे सर एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, बिल्कुल सही बात है, डिस्कस नहीं है। मैं भी नहीं चाहता था कि फालतू बर्डन आपको दिया जाए, लेकिन एक दो सवाल यार ऐसा देखा गया है बोर्ड परीक्षा में, कहीं ना कहीं कोई बेवकूफ़ आदमी लड़ झगड़ के बैठ गया तो उसने ऐसे सवाल दिए हैं कुछ, तो उन क्वेश्चंस को कवर करना बनता है। अगर पेपर में आ गया, आप मुझे कहोगे सर फाइनल टेस्ट तो कराया था लेकिन ऐसे सवाल वो छोड़ दिए गए थे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई सवाल छोड़ दिए जाए आपके सामने, ठीक है। तो अब इसका टीएसए देखा जाए और टीएसए को थोड़ा महसूस किया जाए, तो सीएसए तो आएगा ही आएगा, 2 पाई आर एच तो है ही है, 2 पाई आर एच और आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन इसमें एक हिस्सा और जुड़ जाएगा, एक चीज और जुड़ जाएगी, इसके आधार के क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल देखा जाए तो आधार का क्षेत्रफल इस तरीके से, आधार ऐसा ही तो होगा, आधार अंदर की त्रिज्या की स्मॉल आर है, बाहर की त्रिज्या की कैपिटल आर है। तो अगर मैं बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, अंदर से तो खोखला है ना ये, पाई आर स्क्वायर या पाई कॉमन निकाल लो तो आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये इसके आधार का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब केवल आधार आधार थोड़ा ही है, सेम टू सेम ऊपर भी तो है मेरे भाई, तो ये डबल हो जाएगा, 2 कर देंगे। तो ये चीज और जोड़ दो इसके अंदर कि 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये बनेगा इसका टीएस से टोटल सरफेस एरिया। अब अगर इसकी आयतन की हम बात कर लें, अगर हम इसके आयतन की बात कर लें तो सीधी बात है, बाहर वाले बेलन के आयतन में से आयतन जो होगा बड़े वाले में से पाई आर स्क्वायर एच में से छोटे वाला घटा देंगे, पाई स्मॉल आर एच, है ना। तो आ जाएगा पाई एच कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये इसका आयतन बन जाएगा पाई एच आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी बात आपसे मुझे करनी थी, बाकी एक चीज और बची है, देन हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। और इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते, नई चीज आपके लिए है तो इसको स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अब एक आकृति और बची है और वो है आपका खोखला गोला, जो अंदर से गोला, अभी गोला जो पड़ा है, जो स्पेयर पड़ा है यानी कि गोला, वो पड़ा है ठोस,
ठीक है, आपके पास में जैसे आपका कंचा होता है, गोली होती है, ठीक है, जैसे आपकी साइकिल से छोटी सी गोली निकलती है, गोले की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर जैसे क्रिकेटिंग बॉल हो, कोई टेनिस वाली बॉल जिसके खेलते हैं, तो वो खोखली होती है, वो होता है खोखला गोला। खोखले गोले का हम बात करते हैं, ये कौन सी आकृति रहेगी लगभग मेरे हिसाब से, जितनी भी रहेगी यार, 7 8 जो भी है नंबर यहाँ लिख लेना अपने आप में, भूल गया नाम है खोखला गोला। खोखला, खोखला स्पेरिकल बाउल यानी कि खोखला गोला। और खोखला गोला अगर देखा जाएगा तो काट के, अगर उसका अनुप्रस्थ काट देखी जाएगी तो वो ऐसा रहेगा। ओके, गेंद जब बीच में से फट जाती है, 2 हिस्सों में हो जाती है, तो ऐसी तो दिखाई देती है, उसकी कुछ मोटाई इतनी मोटी होती है वो, और अंदर हवा भरी रहती है। इसमें भी यही करना है कि बाहर की जो त्रिज्या उसको आर कहते हो, तो कह सकते हैं कि जो बाहरी त्रिज्या है, बाहरी जो त्रिज्या है बेटा, उसको कैपिटल आर कहा जा सकता है। जो आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या है, उसको हम लोग स्मॉल आर कह सकते हैं। तो बेटा ये वाली अंदर वाली त्रिज्या स्मॉल आर हो गई। तो बेसिकली इसका जो सी एस से बनेगा, जो अच्छा इसके अंदर तो टी एस से होता ही नहीं है, सी एस से ही टी एस से होता है, मतलब इसके अंदर जितना भी पृष्ठ है वो पूरा का पूरा वक्र है। क्लियर है, इसके अंदर जितना भी पृष्ठ है पूरा वक्र है, समतल तो कहीं है ही नहीं, वो अर्धगोले में आ जाता है अभी कभी कभी। तो हम लोग इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली लिखता है, पृष्ठीय सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपके पास में होगा। एक तो आपके पास में बाहर वाले का आ जाएगा कितना, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस अंदर वाला भी तो एक छोटा सा गोला है, उसका भी तो आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो कॉमन निकालना है 4 पाई, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये बना आपके पास में इस खोखले गोले का, खोखले गोले का पृष्ठ है। ये बाह्य कहिए, वैसे ये टोटल है, इसका पूरा पृष्ठ है, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा नहीं जाता, इसमें केवल एक चीज पूछी जाती है, और वो होती है, इसको भी नोट कर सकते हो, वो पूछी जाती है, इसको हटा लो, वैसे क्वेश्चंस में आपके लेवल पे नहीं है, केवल बाहरी पृष्ठ पूछा जाता है, बाहरी पृष्ठीय अक्षेत्रफल, पृष्ठीय अक्षेत्रफल। और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल वो सिंपल सी बात है, वही होगी पाई, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहरी त्रिज्या हमारी कितनी है, आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसके आयतन की बात करें तो आयतन में है खेल, आयतन, आयतन में है कि बाहर वाले का आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा देंगे तो मिल जाएगा आपके पास में। यानी कैसे, कैसे कि 4/3 पाई आर क्यूब तो बाहरी आयतन है, इसमें से 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब घटा दो तो आपका इसका आयतन निकल आएगा। फाइनली 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा आयतन का। घन इकाई में इसको काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये फॉर्मूले आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो बस अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जिन बच्चों को फॉर्मूले आते थे तो वो इस वीडियो को स्किप करके देख सकते थे, आगे की तरफ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और जो कि अच्छा क्वेश्चन है, दमदार सवाल है, और ठोसों के रूपांतरण को लेकर के बात करेंगे। ठोसों के रूपांतरण, जो टॉपिक हम डिस्कस शुरुआत में कर रहे थे, रूपांतरण है ना, रूपांतरण को, है ना। तो उसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहले क्वेश्चन की क्या खास बात है, देखिए पढ़िए स्क्रीन पे क्या है कि दो घनों के प्रत्येक का आयतन, दो घनों से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और किनारे आपस में मिले हैं। ठीक है, अच्छा, अगर सवाल को करना है तो सबसे पहली बात आपका इमेजिनेशन, सोचने की जो यानी कि कल्पना शक्ति बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि आपको चित्र अच्छे से समझ में आना चाहिए मन में ही कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। अगर ये चित्र आपके मन में बन गया तो फिर सवाल आसान हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि किनारे आपस में मिले हुए हैं, दो घनाभ हैं, दो घनों के, एक्चुअली दो घन है ना, इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और आयतन ज्ञात करो। देखो क्या कहा है, हमारे पास एक घन है, बहुत आसान सवाल है और बहुत ज्यादा देखा जाता है। सपोज कर लो ये घन है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये घन है, ओके। और इस घन से क्या बात हुई है कि बिल्कुल इसके किनारे से मिलता हुआ दूसरा घन जोड़ा गया है इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे करके, अरे ऐसे थोड़ा ही होगा, एक मिनट, ठीक है, इसके ही फ्लक्स से जोड़ के इधर की तरफ बनाओ तो इजी बनेगा, इजी बनेगा आपके पास में कि ये इधर और ये इधर और ये इधर। ठीक है आपके पास में, और फिर
ऐसे ही करके हमारे पास में ये इधर और फिर आपके पास में ये इधर और ये इधर की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, इसको इससे मिला लो और ये नीचे की तरफ आएगा आपके पास में ऐसे करके, और इसको इससे मिला लो तो ये बन जाएगा इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि दो घन हमने जोड़ लिए हैं और इसमें प्रत्येक का जो आयतन है वो कितना 64 वर्ग सेंटीमीटर है। सपोज कर लो कि इनमें से एक का जो हमारे पास में इनका इसमें से एक का जो आयतन है, एक की जो भुजा है वो ए मान ली हमने, तो हमें जो दिया है एक्चुअली दिया है वो दिया है कि घन का जो आयतन है वो दिया है, घन का आयतन जो है बेटा वो दिया है और आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर है ना आपके पास में। और घन के आयतन का सूत्र हमने पढ़ा है कि जो भुजा होती है ए की घात 3 बराबर 64, या ए बराबर आ जाएगा आपके पास में 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 है ना, ऐसे ही तो आएगा। तो या फिर ये कह सकते हैं कि ए का मान फाइनली हम ये कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये यहां से यहां तक का हिस्सा 4 सेंटीमीटर का और दूसरे घन का ये भी हिस्सा 4 सेंटीमीटर का होगा। ये तो 4 होगा ही होगा और ये भी 4 होगा ही होगा। तो अब देखो दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनेगा, दोनों घनों से बने घनाभ में अब बताइएगा एल कितनी बनेगी, लंबाई बनेगी, क्योंकि ये 4 यानी कि 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। आपके पास चित्र थोड़ा गड़बड़ है, आप प्रैक्टिस कर लेना बना करके अच्छे से, ये ऐसे बनना होगा है ना आपके पास में। और जो बी बनेगी चौड़ाई ये बनेगी, ये 4 तो आपको पहले से आई क्योंकि घन था ना, 4 सेंटीमीटर है। ओके, और एच जो है ऊंचाई भी इसकी आपके पास में 4 ही है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो घनाभ जो बना उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 × LB + BH + HL दैट इज इक्वल टू 2 × L का मतलब 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये आ जाएगा पृष्ठीय अक्षेत्रफल बराबर 32 और 32 64 और 16, 64 और 16 64 और 16 हो गए 80 है ना, 80 दूनी हो गया 160 वर्ग हमें दिया गया है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर आपका इसका ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका ये वाला आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अब अगर हम लोग बात करें इसके घनाभ के आयतन की, घनाभ का आयतन बड़ा आसान था, घनाभ का आयतन, तो जो आयतन मेरे भाई रहेगा वो रहेगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपने निकाल ली है, 8 × 4 × 4, तो 4 चौक 16 अट्ठे हो गए, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 × 4 और 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो 128 घन सेंटीमीटर इसका आपके पास में आ जाएगा आयतन। तो ये पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इस तरीके के सवालों को नजरअंदाज ना करके जाना पेपर में, नहीं तो भाई साहब धोखा खाओगे और कुछ नहीं खाओगे। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन पर बेटा है दूसरा सवाल जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है, और कहा एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें, वो एक समान लिखा है यहाँ, ये जो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, एक समान तार बनाया गया है। अच्छा तार अभी बात करते हैं, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो मेरे भाई तार का व्यास ज्ञात करो। ओके, तो कहने की बात यह है, हमें मजदूर बनाया है, ये गोला है ठोस, ठीक है, इसका जो व्यास है मेरे भाई वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसको पिघला दिया है, पिघलाने पर इसका आकार बदल दिया गया है, सन्नी देओल बन गए आप लोग है ना। तो पिघलाना, ठीक है, पिघलाकर है ना, ठीक है, ओके बढ़िया। को पिघलाकर एक हमने तार तो ऐसे ही बनता है ना, नॉर्मली ऐसे ही तो तार बनता है, तार की आकृति जो होती है वो बेलन जैसी होती है,
और इसकी जो लंबाई है वो दी गई है हमें 36 सेंटीमीटर का एक तार बनाया उसने बेचारे ने, है ना। तो इसका व्यास पूछ रहा है ये वाला कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिंगलाने में एक बात बढ़िया होती है, वो ये बढ़िया बात होती है कि जो आयतन है वो परिवर्तित नहीं होता। आयतन का मतलब जितना आयतन इस गोले का है उतना ही आयतन इस तार का होगा, सीधी बात है। तो इस गोले का आयतन सबसे पहले आप क्या बात करेंगे कि यहां पर लिख लेंगे गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या जो बनेगी वो बनेगी, क्योंकि व्यास दिया है 6/2 यानी कि आपकी सीधी सी बात है 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या जाएगी। तो जो गोले का आयतन रहेगा, गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र तुरंत याद आना चाहिए, 4/3 अभी इसीलिए काम कराया था, पाई आर क्यूब यानी कि 3 की घात 3, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक घात इसकी कटी जाएगी, तो 9 चौक 36 पाई, 36 पाई और घन सेंटीमीटर जो है मेरे भाई इसका आयतन आ जाएगा। अब दूसरे हिस्से पे जाए क्वेश्चन के, तो वो ये है कि ये तो क्योंकि बेलनाकार है ना आपके पास में, माना तार की त्रिज्या जो है, तार की जो त्रिज्या है, तार के आधार की त्रिज्या, तार के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो है यानी कि आर, उसको हम आर कहते हैं, आर हमारे पास है, आर है, ठीक है। तब तार का जो आयतन होगा, तार का जो आयतन होगा, आयतन वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एच ही तो फॉर्मूला होता है, और ये एच हमें दी गई है, आर तो त्रिज्या है, हमने एच जो है वो हमें दी गई 36 सेंटीमीटर, दुनिया कोई ताकत नहीं मना कर दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पाई को पाई रखो, आर हमें निकालना है, एच हमारा 36 है, घन सेंटीमीटर आपका ये आयतन आ गया। अब ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, चूंकि हमें पता है, चूंकि जो तार का आयतन रहा होगा, तार का आयतन वो गोले के आयतन के बराबर होगा, गोले के आयतन, गोले का आयतन के बराबर होगा, आयतन, ठीक है। तार का जो आयतन है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, 36 पाई आर स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, है ना, 36 पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 पाई आर स्क्वायर लिख दें, बराबर यह आ जाएगा 36 पाई, पाई से पाई कटेगा, 36 से 36 कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, तो आर का मान सीधी सीधी बात है 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी कि तार की जो त्रिज्या है वो आ जाएगी कितनी, 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, तार का व्यास पूछा है, तो तार का व्यास यहां लिख देंगे, तार का व्यास, और वो बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुणे 1 बराबर 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। अच्छा सवाल था, इसको भी आप नोट करें अपनी उस कॉपी में, तिलस्मी कॉपी में, जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए एक और बहुत बेहतरीन सवाल है जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में ये। देखिए कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आंतरिक, ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ ना, इससे कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, क्योंकि जो त्रिज्या है नॉर्मल वही आंतरिक त्रिज्या है, बस इतनी बात ध्यान रखें। 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है, पानी को बेलनाकार पात्र में भरना है, ठीक है। जिसकी आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बेलनाकार पात्र में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाए। तो सपोज कर लो मेरे पास ये शंक्वाकार एक बर्तन है, थोड़ा चित्र उधर बनाते हैं ताकि सवाल सॉल्व करने की भी जगह हमें मिली रहे, यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारे पास एक शंक्वाकार बर्तन है जिसके अंदर पानी भरा है, ऐसा ही तो है, और इसकी त्रिज्या जो है, ये वाली त्रिज्या जो है बेटा ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। इसके अंदर कुछ पानी है जिसको हमें एक बेलन के अंदर डालना है। सपोज कर लो कि ये हमारे पास बेलन है जिसकी ऊंचाई हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, आपके पास में ये बेलन है, ठीक है। और इस बेलन के आधार की जो त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या, वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो त्रिज्या है ये 10 सेंटीमीटर है ना आपके पास में। और सपोज कर लो इसमें पानी यहाँ तक भरा जाता है, पानी कहाँ तक भरा जाता है, यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक मेरा ये बना है। और इस पानी की जो ऊंचाई हम कह देते हैं h है, क्योंकि इसमें भरे पानी का आयतन तो इतना ही होगा ना आपके पास में। तो सपोज कर लो, या थोड़ी बात लिख लो, मैं हल कर रहा हूं सवाल,
माना, ठीक है, आपके पास में माना संक्वाकार बर्तन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः मैं बोलता हूं कि R1 R2 R1 H1 है, तब हम ये कह सकते हैं कि जो R1 की वैल्यू है वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और H1 की वैल्यू मेरे पास 24 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी तरीके से उस बेलनाकार भाग की, तो माना, पुनः माना बेलनाकार बर्तन में बेलनाकार बर्तन में पानी H2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक यानी कि हमने इसको कह दिया ये H2 ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई कितनी है, H2 है, H2 ऊंचाई तक भरा जाता है तथा बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या R2 है, ये हमने मान ली। तो ये कंफर्म सी बात है, H2 तो मुझे निकालनी है और R2 मेरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कितने लोग मेरी इस बात से सहमत रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है अभी तक सहमत रहेंगे कि जितना इसके अंदर पानी है, इस पानी का आयतन इसके बराबर होगा, सीधी बात है। ओके, तो बेलनाकार, मैं लिख रहा हूं बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर होगा शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन। भाई पानी तो, भाई गाना आपने सुना होगा कि पानी तो जिस भी बर्तन में डालोगे उसी जैसा रूप ले लेगा, सीधी बात है। अगर शंक्वाकार बर्तन में डाला गया है तो शंकु बन जाएगा, पानी तो ऐसी चीज है। बेलन में डालोगे तो बेलन बन जाएगा, तो पानी का अपना आयतन थोड़ा ये बेचारेगा। इस वाले हिस्से में तो बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, इस वाले हिस्से में शंकु वाले का लगा लेंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है 4 क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमने उसकी त्रिज्या को R2 कहा है तो R2 लिख देंगे, और ऊंचाई को S2 कहा है तो S2 लिख देंगे, जो कि S2 में निकालना है, बराबर। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, लेकिन इसकी त्रिज्या को हमने R1 कहा है, ऊंचाई को हमने H1 कहा है। इतनी तो बात मेरी भाई क्लियर होगी। तो रखो, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। R2 हमारा कितना है 10 है, तो यह जाएगा 10 का वर्ग गुणा H2 बराबर 1/3 इंटू R1 कितना दिया गया है 5, तो 5 का वर्ग 25 गुणा H1 हमारा 24 है। ठीक है जी। अब इस गणितीय समीकरण को हल करना है, बस और कुछ नहीं है। H2 का मान हमें निकालना है, तो H2 बराबर हो जाएगा 25 गुणा 24, ठीक है, 25 गुणा 24 बटे 100 गुणा 3। बात समझ में आ रही है मैंने क्या किया? ये 10 का वर्ग 100 होता है, 25 चौक होता है 100, और 6 चौक होते हैं 24, और ये इकट्ठा 2 बार। तो सीधी बात है H2 का जो मान है वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेलन के अंदर जो पानी जाएगा ना मेरे बेटा, वो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर हाइट तक। ठीक है, आई थिंक ये सवाल आपको बड़े आसानी से, बड़े प्यार से समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों से आपका परिचय हो जाए। चलिए बच्चों, अब आपके सामने जो बेटा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखा है। मैं नहीं कहता एनसीईआरटी से नहीं है, एनसीईआरटी की इतनी बेइज्जती करना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो हमारी मेन किताब है जिससे हमने कोर्स किया है। तो ये
ये एक सवाल है जो एनसीईआरटी में भी है और एनसीईआरटी के सवाल बोर्ड में जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उसी क्रम में ये भी सवाल है, बोर्ड में पूछा गया है और अमूमन हर दूसरे तीसरे साल ये सवाल आता है, इस तरीके का सवाल आता है, ये भी कह सकता है। कह रहा है 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। तो दिमाग में चित्र बनना चाहिए, बिल्कुल पिक्चर चलनी चाहिए दिमाग में। क्या कहा? कुआं खोद डालो। 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकलने वाली मिट्टी को, ठीक है, समान रूप से फैलाकर 24 गुणे 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब कहने की बात यह है कि आपको सीधी सीधी बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारे पास में कुआं खोदा जाता है, मैं हल कर रहा हूं, थोड़ा डायग्राम से समझाता हूं। सपोज कर लो हमने ये कुआं है, ये जमीन में खोदा है, ऐसे ही तो कुत्ता कौवा है ना, कुआं तो ऐसे ही होता है। और इस कुएं का जो व्यास है, इस कुएं का जो व्यास है, व्यास मतलब आधार की त्रिज्या का डबल, वो 7 मीटर है। ओके, तो ये जो है हमारे पास में यहां से यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि कुएं के आधार की त्रिज्या की बात करूं मैं, कि कुएं के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो बनेगी आपके पास में वो बनेगी 7/2 मीटर, को दिक्कत नहीं। और कुएं की जो ऊंचाई है आपके पास में, की ऊंचाई h जो है वो कितनी रहेगी, इसको हम r कह देते हैं, है ना। ऊंचाई h जो है कुएं की वो कितनी दी गई है, गहरा कितना है, 20 मीटर गहरा है, तो ये गहराई इसकी 20 मीटर आ जाएगी ना यहाँ पे, तो ये 20 मीटर हो गई, 20 मीटर, है ना। इससे जो मिट्टी निकली उसने क्या करा, एक चबूतरा बनाया। चबूतरा जो बनेगा वो घनाभ टाइप का बनेगा। चबूतरा लंबा चौड़ा ऊंचा चबूतरा जो बनता है घनाभ टाइप का बनता है। तो घनाभ टाइप का ऐसा एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है मेरे भाई, जिसके अंदर हमें ये बात कही है, ये क्लियर कहा गया है कि 22 मीटर तो ये लंबा है, यहां से यहां तक की तो ये 22 मीटर है। इसका मतलब इसका जो L है वो तो 22 मीटर है। इसका जो B है चौड़ाई, ये आपको जो दी गई है वो 14 मीटर की दी गई है। तो B जो दी गई है वो 14 मीटर की दी गई है। हमें इसकी ऊंचाई बतानी, क्योंकि H मैंने यहां यूज कर लिया तो इस H को मैं H1 बोल दे रहा हूं, इस H को हमें निकालना है। सपोज कर लो इसको H2 कह लो या फिर कुछ भी ना कहो, H ही रख लो, ये हमें निकालना है। ये कंफर्म सी बात है कि इससे द्वारा निकाली जितनी मिट्टी का आयतन रहेगा वो उतना आयतन इसका रहेगा। तो इस बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर H1 यूज कर लेंगे, बराबर होगा, इसका आयतन होता है L गुणे B गुणे H, और H हमने H ही लिखा है, या इसको H1 कर लो, इसको H2 कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब वैल्यूज भरिए, इस H2 का मान निकालना है बस, और कुछ नहीं करना हमें। पाई का वैल्यू अभी रख लेंगे, पाई को पाई ही रहने दो, या फिर 22/7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। R हमारा कितना है, 7/2 है, तो 7/2 गुणे 7/2 दो बार, क्योंकि वर्ग है। H1 हमारा 20 है और बराबर L हमारा 22 है, और जो हमारे पास B है वो 14 है। H2 हमें ज्ञात करना है। फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि H2 जो बराबर आएगा, ये सब बटे हम पहुंचा देंगे, वो आएगा आपके पास में, इस 7 से 7 काट दो और इस 2 से 10 बार जाएगा, और ये 2 से कटेगा 5 बार। तो 22 गुणे 7 गुणे 5, 22 गुणे 7 गुणे 5, ठीक है, बटे आपके पास में आ जाएगा 22 गुणे 14, ठीक है। ये 22 से 22 खत्म, 7 दूनी 14, तो H2 बराबर आ जाएगा 5/2 मीटर। इतनी ऊंचा आपका चबूतरा बनेगा, 2.5 मीटर ऊंचा जो है चबूतरा आपका बन जाएगा, ठीक है। 2.5 मीटर, या इसको दशमलव में लिखें, 2.5 मीटर ऊंचा आपका चबूतरा बन जाएगा। तो ये आपका एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था, इसको ढंग से अच्छे से लिख करके कर लेंगे तो चित्र बना देंगे तो बहुत बढ़िया रहता है बेटा। चलिए अब एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, 5वां सवाल इस वीडियो का, और बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक घनाभ है जिसकी विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई है ना। हल करें, पहले पढ़ लें कि लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। पिघलाकर एक घन बनाया गया है, पिघला दिया उसको, घन बना लिया, ठीक है। जो घन बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। सीधी बात है, पहले आप एक काम करेंगे, मेरे पास सपोज कर लो कि ये वो घनाभ था, ठीक है ना, ये वो घनाभ था,
इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसके बारे में ये सब ड्रामा है। इसकी जो लंबाई है एल वो तो दी गई है 100 सेंटीमीटर, ये करके दिखा देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। चौड़ाई जो ये है बी दी गई है आपकी 80 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है ये वाली बेटा एच वो दी गई है 64 सेंटीमीटर। इसको पिघलाने पर, इसको हमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, पिघलाने पर पिघलाने पर पिघलाने पर है ना, एक घन बनाया, एक घन बनाया, और इस घन की एक साइड, क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी तो इस साइड्स को हमने कह दिया ये ए है। तो अब सीधी बात है, इसका जो आयतन है आपके पास में, आपको पता है कि घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन वो बराबर होगा घनाभ के आयतन के, या नहीं होगा क्या? अब मुझे बताओ, घन का आयतन तो ए की घात 3 होगा, और ये हो जाएगा आपके पास में एल गुड़े बी गुड़े एच, ए की घात 3 बराबर हो जाएगा, एल आपका 100 है, बी आपका 80 है, एच आपका 64 है, तो ए की घात 3 बराबर आ जाएगा आपके पास में से, कर लो कितना, 5 जो 25 दूनी 50 दूनी 100, ये तो होगा आपके पास में, और गुड़े 80 कर लो, 16 पंजे 80, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यहां से अगर हटाएंगे तो आपको घनमूल पता है निकालना, कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं, करनी 3 आ जाएगी, 3 3 की जोड़े, ये 5 एक है तो एक आ जाएगा आपके पास में, 5 बाहर आ गया, फिर इन 3 में से 1 2 बाहर आ गया, इनमें से और इसमें से ले लो तो 1 2 और बाहर आ गया, आगे बचा 1, ये बचा हमारे पास में, ठीक है ना, आपके पास में ज़्यादा हो गया क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 करना पड़ेगा ना मेरे भाई। देखो आप, ये तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो ये तो हो गया 100, 25 चौक 100, 100 तो यहाँ तक का हो गया, फिर आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 दूनी 80, ये यहाँ तक 80 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, आप समझ में आ रहा है। आगे 3 और बचते हैं तो उसमें से 2 और आ जाएगा, तो ए आपके पास में जाएगा 8 पंजे 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। अब आपके पास में ए निकल आया, और आपको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से आप देख लेंगे यहां पे है ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² के, 6 इंटू ए कितना निकाला 40, तो 40 गुड़े 40 ऐसा कर लो, या फिर 16, 6 गुड़े 1600, या 16 छिक 96 9600 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आसानी से। ठीक है, आपके पास में कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या हम, ए का मान 80 निकला है, देखें जरा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40, कुछ छूट गया मेरे से, इसका मतलब 1 2 यहाँ से आ गया, ठीक है, 1 2 फिर इसमें से आ गया, ये आ गया, एक अच्छा 1 2 और आएगा मेरे भाई, 1 2 और, लास्ट वाला तो छूट ही गया, तो आ गया, फिर यहाँ पे आएगा 80, जब यहाँ 80 आएगा तो यहाँ पे भी 80 और यहाँ पे भी 80, और 8 8 64 हो जाएगा, 6400, और जब इसकी गुणा करेंगे हम लोग, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 छिंग 3600, 2 38 है ना, और फिर 2 0 और वर्ग सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। राइटिंग का ध्यान रखें, मैं आजकल बहुत गंदा लिख रहा हूँ, मेरी नकल ना करें आप लोग, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के छठे क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? ये छठा क्वेश्चन है बेटा, 7वां लिख दिया गलती से, छठा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे 4 स्टार तो इसे दूंगा ही, 4 स्टार कम से कम, क्योंकि आता है पेपर में। कह रहा है हमारे पास में कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवर्तीय बेलन में से एक समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवर्तीय शंकु काट लिया जाता है, शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल समझ में आ चुका मुझे, और आपको भी आ गया होगा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। एक बेलन रहा होगा मेरे पास इस तरीके का, समझ ले जरा ध्यान से, ठीक है, ओके, ये वाला। इसके अंदर से कहा है कि समान त्रिज्या
और समान ऊंचाई का एक ऐसा शंकु काट लो, लंबवर्तीय काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है जी। अब इसको चाहे तो ऐसे काट लो या उल्टा भी काट सकते हैं, थोड़ा चीजें समझाने में इजी रहेगा, तो मैं इसको अलग तरीके से काटता हूं। कैसे? ऐसे काट ले रहा हूं, ऐसे भी तो कट जाए, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ऊंचाई अगर इसकी हम लोग कंसिडर करें, हमारे पास ये h ऊंचाई रहे इसकी, h है ना आपके पास में, और दिया है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 10 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है ही है, क्लियर सी बात है। और इसके आधार की जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या मेरे भाई, वो है r। r बराबर हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ओके। तो अब जो शेष भाग जो बचेगा, शेष भाग जो बचेगा, मतलब इसमें से ये ये बेलन में से एक शंकु काट के ऐसे निकाल लो बाहर, ठीक है। तो जो शेष भाग बचेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसको थोड़ा सा आपको सवाल को फील करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। समझ में आ रही बात? जैसे अमूमन आप लोगों के पास में अगर जैसे एक बेलनाकार कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर से आप शंकु निकाल सकते हो आसानी से, जैसे अमरूद को काट लेते हैं ऐसे तिरछा करके, अंदर से खोखला कर लिया। मेरी बात आप समझ नहीं रहे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कैसे करेंगे, कोई व्यवहारिक बात आपको सोचनी पड़ेगी मन के अंदर अपने। मतलब जैसे आप कोई भी चीज लो, जैसे कि आप लोग ले लो अमरूद ही ले लो, या छोड़ो यार, अमरूद ही ले लो, चलो ठीक है। अमरूद का क्या करा आपने, उसका इससे ले लेते बेलनाकार अमरूद नहीं होता है, मैं तो सिर्फ एग्जांपल के तरीके से आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर से आपको बीज निकाल लो। अच्छा, पहले एक अमरूद है तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्र वो बाहर बाहर का है, लेकिन अगर अंदर से उसको निकाल ले उसके बीज का, तो पृष्ठीय क्षेत्र तो अंदर भी हो जाएगा ना उसके। पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब है कि जहां जहां आप उसमें हाथ लगा सकते हो अंदर भी। अब जब ये इसके अंदर से निकल आएगा ये वाला हिस्सा, यानी कि इसको मैं निकाल करके बाहर रख दूंगा, ये वाला जो है, तो बेलन कैसा बनेगा? बेलन तो एक खोखला सा बन जाएगा ना अंदर से, इस तरीके का आपके पास में। तो इसके अंदर आप इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, तो उसको हम कैसे देखेंगे? शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, एक योजना बनाऊं, मैं हल कर रहा हूं सवाल को, शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो बनेगा आपके पास में जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ, बेलन का मैं CS से लिख रहा हूं, CS से कर्व सरफेस एरिया। और मेरे भाई जो शंकु अंदर है, शंकु का CS से ही आएगा, उसका भी तो CS से लेंगे, है ना। लेकिन एक चीज और बच रही है, जो बची रहेगी, जो काटने के बाद, भाई ऊपर वाला ही तो निकाल लिया हमने, नीचे वाला आधार तो जो का तू है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अगर मैं बात करूं इसका CS से होगा 2πRH प्लस शंकु का होगा πRL प्लस इसका होगा πR²। तो ये एक योजना बनी है, एक फॉर्मूला बन गया जिससे आप आंसर आसानी से निकाल लोगे। भाग का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सब चीजें पता है, अब उमन देखा जाए तो R पता है, H पता है, बट आपको L नहीं पता है। इस योजना को आप यहीं विराम दें और पहले L निकालना है। L जो होगा हम लोग अब करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे L जो होता है वो मैंने बताया था, वो होता है R² प्लस H² के बराबर, अंडर रूट ऑफ R का मतलब हो जाएगा 36 प्लस 10 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 100, ठीक है, 100 हो गया आपके पास में। तो दैट इज इक्वल टू 1/√, सॉरी एक बटा नहीं आएगा, अंडर रूट 136 सेंटीमीटर, ठीक है आपके पास में। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें बेटा, थोड़ा सा 136 के टुकड़े हो सकते हैं कुछ, 136 को अगर मैं तोड़ लूं 2 से, 2 चिक 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 1 7 17, है ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, L इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17, है ना। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो L का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2√34 सेंटीमीटर। थोड़ा सरल कर लिया हमने ताकि आंसर निकालते समय दिक्कत ना हो। बस अब आपको रखना है इसके अंदर के शेष भाग का
पृष्ठीय अक्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई, पाई आपका रख लो 3.14 या 22/7 रख लो, है ना आपके पास में। आर कितना है 6, एच कितना है आपका 10, प्लस पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब हो गया, पाई तो पाई है ही है, पाई की वैल्यू 22/7 रखना चाहो रख लो। आर कितना है आपका वही 6 रहेगा, एल आपका निकाला अभी अभी हमने 2√34 प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 रहेगा ही रहेगा, आर की वैल्यू है आपके पास में 6 का वर्ग। ठीक है मेरे भाई, तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आपको करना है, और चाहे तो पाई को एज इट इज रख लो, आंसर के अंदर पाई जो होगा तो छोड़ देना, कोई मना नहीं करेगा आपको, आप इतने अच्छे बच्चे हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए जगह ले लूं हल्की सी यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे गुरुजी कठिन वक्त में हमें छोड़ के चले गए, जो कि करना चाहिए था। वैसे आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं। 10 6 60 दूनी 120, तो मैं यहां लिखूंगा 120 पाई प्लस 6 दूनी 12 पाई √34, 36 पाई, 36 पाई। तो भाई मेरे भाई 36 और ये हो गए आपके पास में कितने 156 पाई प्लस 12 पाई √34। आप एक काम कर लें, आप क्या काम कर लें, 12 पाई कॉमन निकाल लो इसमें से, 12 पाई कॉमन निकाल लो, तो 12 से ही कम 12 और बचेगा कितना 3, 12 3 36, 12 कम 12, 12 3 36, 13 आ जाएगा, और 13 प्लस आपके पास में ये 12 पाई बाहर आ गया √34, है ना, वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही छोड़ना है जितने पे मैंने लाइन बनाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो आई थिंक ये वीडियो, और क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, इन क्वेश्चंस को कराने के लिए मैं अगली वीडियो का प्रयोग करूंगा, क्योंकि इसमें यार बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, बहुत लंबी वीडियो हुई है 1 घंटे के आसपास की। समय ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा आपको रिकैप आपका करवाया है, रिवीजन करवाया था, फॉर्मूले बताए थे जो कि जरूरी मुझे लगे, जिनको आवश्यकता नहीं है वो स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो अगली वीडियो के अंदर और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।